गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हरिहर काका का पार्ट 2। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि कोई भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। यानी कि यहाँ पर परिवार है वो दो भागों में, जो गांव है वो दो भागों में बट गया है। एक हरिहर काका के भाइयों के पक्ष में है और दूसरा जो ठाकुर बाड़ी है उनके पक्ष में है। जितने मुंह उतनी बातें, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग होते हैं वैसे उतनी ही बातें बनाते हैं। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। यानी कि इतना बढ़िया टॉपिक लोगों को मिला था कि लोग उस पर मौन होना नहीं चाहते थे, बल्कि उसकी चर्चा जारी रखना चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। यानी कि एक बड़ी घटना की आशंका उन्हें थी और वो सोच रहे थे कि ये कब होगी। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी। गर्माहट भरी भी मतलब जो पक्ष थे, दोनों तरफ के पक्ष थे, वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए कि अपने अपने पक्ष को सही बताने में लड़ाई झगड़े तक करने लगे। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे। प्रत्यक्ष जो सामने होता है और परोक्ष जो पीछे से होता है, पीछे से बोलते हैं। ठीक है, दो वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे। तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के हैं। अब यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि जो लोग चाहते हैं कि ज़मीन हरिहर काका ठाकुरबाड़ी को दे दें, उनके पीछे क्या कारण है, और जो लोग चाहते हैं कि उनको अपने भाइयों को देनी चाहिए, उनके पीछे क्या कारण है। क्योंकि लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि सब अपने अपने स्वार्थ के अनुसार ही अपना मत यानी अपने विचार प्रकट करते हैं। ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू यानी ज़्यादा खाने वाले और चटोरे किस्म के लोग, चटोरे होते हैं जिनको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की आदत हो, लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। यानी कि वहाँ पर ठाकुरबाड़ी अगर बड़ी होगी, ठाकुरबाड़ी का नाम ज़्यादा होगा, तो इससे किसको फ़ायदा होगा? उन्हीं लोगों को जो पेटू हैं, चटोरे हैं। इसलिए वो उनके हिमायती हैं कि हरिहर काका को ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। यानी कि गांव का दूसरा वर्ग जो चाहता था कि हरिहर काका अपनी ज़मीन अपने भाइयों को दे दे, वो प्रगतिशील विचारों के थे। ठीक है, और उनके यहाँ भी कुछ किसी के घर कोई विधवा बहन थी, कोई अविवाहित भाई था, तो उनका ये मानना था कि वो जैसे देख रेख कर रहे तो ज़मीन तो उन्हीं की होनी चाहिए। ये इसमें उनकी अपनी भावना थी। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दे, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। किससे की? लेखक से। किस विषय पर? कि उनके भाई चाहते हैं कि जीते जी वो अपनी ज़मीन उनके भाइयों के नाम कर दे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। यानी कि लेखक और हरिहर काका ने मिलकर डिसाइड किया कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करनी चाहिए, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी। उत्तराधिकारी यानी अपने ही बच्चों के नाम लिख दी या किसी दूसरे को दे दी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था।
हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखने की क्या ज़रूरत, मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए जो हरिहर काका कहते हैं कि ये तो तुम्हें पता ही है कि जीते जी भी जो ज़मीन है वो आप ही लोग इस्तेमाल कर रहे हो और मरने के बाद भी तुम्हें ही मिलेगी, तो फिर मैं तुम्हें लिखवाने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। टोह होता है ताक में, यानी मौके की फिराक में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन व्यय कर दो। व्यय का मतलब वसीयत या जिसको विल बोलते हैं, किसी के नाम करना। पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो, मरोगे तो भी तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। यानी कि अगर तुम मरोगे तो ऐसे ही नहीं जाओगे, तुम्हें लेने के लिए विमान आएगा और तुम्हें सीधा स्वर्ग लेकर जाएगा। विमान होता है, वैसे तो विमान हवाई जहाज को कहा जाता है, यहाँ पर ये शक्तिशाली विमान की बात कर रहे हैं। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते हैं और न, यानी कि ना तो वो ना कर रहे हैं ना हाँ करते हैं। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते, क्योंकि भाई के परिवार में जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही। और हाँ तो उन्होंने कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वे अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। पर बीतते समय के अनुसार महन जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार की माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। ये एक प्रश्न का आंसर भी बनता है कि ये जो हरिहर काका है उसको किसने उठाया जबरन, तो उनको महंत जी ने उठाया और उनके साथ क्या किया वो हम आगे देखेंगे कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया। जब महंत जी को लगने लगा कि जो हरिहर काका है वो असमंजस में है, क्या पता वो अपने भाइयों के नाम जमीन लिख दे हम और महंत को ठाकुर बाड़ी के नाम ना लिखें, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं। कौन बनाते हैं? महंत जी, कि हरिहर काका का अपहरण यानी कि उनकी किडनैपिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प, कोई चॉइस उनके पास नहीं थी। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा, यानी जैसे ही नाम करेगा वैसे ही वो खुश हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी थे। लड़ाकू पता ही होगा आपको, जो ज़्यादा लड़ने वाला, दबंग जो किसी से डरता ना हो। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वह जी जान से जुट गए। परिणित करने के लिए मतलब उसको कार्य रूपांतरित करने के लिए, कार्य को समाप्त करने के लिए जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए, गोपनीयता यानी कि छिपने का निर्वाह, यानी कि वह ये जो जितनी भी प्लानिंग उन्होंने की वो सारा छिप कर किया, कि वह कर रहे हैं ये किसी को पता ना चले। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं लगी, यानी कि उन्हें बिल्कुल कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चला। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत, उनके पक्षधर भाला गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। अब ये एक घटना और है, हरिहर काका को यहाँ पर किडनैप किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ था? आधी रात के समय था और ठाकुरबाड़ी के ही साधु संत थे, जो कि इस महंत के पक्ष में थे। वो भाला गंडासा और बंदूक जैसे हथियार लेकर हरिहर काका की दलान में आ पहुंचे। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित होता है अचानक से, आकस्मिक, जिसका अंदाजा ना हो, पहले हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई
करे और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, गुहार होता है पुकार कर, मदद के लिए पुकारना, जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। चंपत होना, गायब होना। आक्रमणकारी कौन थे? हमला करने वाले। वो कौन थे? महंत के लोग। और पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। किसको पीठ पर लाद लिया? हरिहर काका को, और गायब हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, नहीं देखी थी, न सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे। शुभ चिंतक मतलब पता करने वाले लोग भी, क्या हुआ रात को, कैसे हुआ। लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। आहट मतलब वो जो उनके घर में जो भी बातचीत हो चलती है उसको सुनने का प्रयास करने लगे कि इनके घर में अभी क्या चल रहा है। हरिहर काका के भाई इन लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। पहले शक हो गया उनके भाइयों को, यह काम किसका है? महंत का है। वे मैं दल ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। मैं दल यानी कि दल बल के साथ, दल बल के साथ, दल लोगों का जो समूह था, बल हथियार वगैरह उन्होंने उठा लिए। जहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति, कहाँ पर? ठाकुरबाड़ी में उनके भाई ढूंढने गए हैं हरिहर काका को। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। मुख्य फाटक जो मेन गेट होता है। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला, यानी कि जैसा रात में ही था वैसा ही सन्नाटा और सूनापन, कोई भी आवाज़, किसी तरह की आवाज़ ठाकुरबाड़ी में नहीं थी। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। मुक्त करना, आज़ाद करना। अब जो हरिहर काका के भाई है उनको लगा ठाकुरबाड़ी तो सन्नाटा छाया हुआ है, कोई चहल पहल नहीं है, तो ये काम है, ये तो किसी बड़े डाकू ने उनको किडनैप किया, उठाया है, और वो इसके बदले में मोटी रकम यानी कि बहुत सारे पैसे की उनसे मांग करेंगे। में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। अब जैसे ही वो ठाकुरबाड़ी छोड़कर जाने लगे उनके भाई और गांव के जो लोग थे, तो उन्हें जब एक सम्मिलित यानी मिली जुली एक आवाज सुनाई दी ठाकुरबाड़ी से, जो कि बहुत धीरे धीरे आ रही थी, सबके कान खड़े हो गए। मुहावरा है कान खड़े होना, सतर्क हो जाना। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में ही है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तीतर बीतर होने लगे। तीतर बीतर होना, इधर उधर होना, यानी कि सब अलग अलग दिशा में चल पड़े। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर पर गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग गए। पक्षधर जो हरिहर काका के भाइयों के साथ आए थे, सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे बूते मतलब बल पर, कि उन तीनों को लगा कि अकेले हम तीनों इस युद्ध को, यानी कि जो महंत के लोग हैं उनसे हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। जो आ रहा था कस्बाई, उसी में ही इन्होंने पहले ही बताया था। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। सादा जो खाली कागज होता है, और लिखे हुए कागज जिस पर लिखा हुआ था कि हरिहर काका ने अपनी जमीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम करना चाहता हूँ, ये सब वहाँ पर चल रहा था। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गए। आसमान से ज़मीन पर आ जाना, आंखें खुल जाना, मतलब एकदम से सच्चाई का पता लग जाना, या आघात, भारी आघात लगना। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, श्रद्धेय जिसके प्रति श्रद्धा होती है, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी, घृणित, नफरत
और दुराचारी बुरे आचार वाला, बुरे कर्म वाला जो व्यक्ति होता है और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। ये कौन कह रहे हैं? ये महंत जी कह रहे हैं। किसको? हरिहर काका जी को समझा रहे हैं। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा जो इंस्पेक्टर होते हैं, और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, यानी खटखटाना, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी, विशालकाय जिसका बहुत बड़ा शरीर होता है, काया होती है, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो बड़ी ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ, जिसमें समर्थता न हो, असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। रंगे हाथों पकड़ना, एन मौके पर पकड़ा जाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ यानी कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जो ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं जो अंदर थे उनको कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, यानी कि सरेंडर करना, और लेकिन वो वहाँ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के यानी बहुत जल्दी सुबह एक वृद्ध बूढ़ा साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी व अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उनसे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की व्यय होती है उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज की महटिया जान पड़ा, मतलब नज़रअंदाज करना, यानी कि इग्नोर किया। अब पुलिस वाले जब कोई सच बात नहीं बताता तो पुलिस वाले मारपीट करके उससे सच उगलवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वृद्ध था जिससे पूछताछ की जा रही थी वो खुद 80 वर्ष का था, इसलिए जो पुलिस वाले थे उन्होंने उसको मारना पीटना सही नहीं समझा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही, यानी ऊपर जो कमरे थे। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। अब जो हरिहर काका के भाई थे उनको परेशानी
परेशानी हो गई, चिंता होने लगी कि पैसे देकर तो पुलिस को लेकर आए हैं और साधु संत भी नहीं पकड़े गए और हरिहर काका भी नहीं मिले। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनियां बंद थी, जो कुंडी होती है वो बंद थी, उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्रित यानी इकट्ठे हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु ने किसे की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। जब उनसे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। यानी कि पुलिस ने वृद्ध साधु से पूछा कि इस कमरे के आगे जो ताला लगा हुआ है, इस कमरे में है क्या? तो वृद्ध साधु ने कहा, इसमें तो अनाज है, खाने पीने की चीजें। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोल उठा। खून खोल उठना, बहुत अधिक गुस्सा आना। उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर जो मुहावरे हैं वो आपको याद रखने हैं। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया। कपड़ा ठूंसना यानी मुंह के अंदर कपड़ा डाल दिया, जैसे जो गुंडे लोग करते हैं। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे, लुढ़क और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था, क्योंकि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे इसलिए वो चल नहीं सकते थे। और वो लुढ़कते हुए दरवाजे तक आकर उन्होंने दरवाजे को पैर से धक्का दिया। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे, कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए। गुप्त दरवाजा, छिपा हुआ दरवाजा, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। ये सब बातें कौन बता रहे हैं? हरिहर काका बता रहे हैं। किसको? पुलिस को। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। किसी बहुमूल्य यानी कीमती वस्तु की तरह संजोकर, इकट्ठा कर छिपा कर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे, पहलवान, जितने ताकतवर लोग थे रिश्ते नाते में, उनको सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। कार्यवश यानी किसी कारण से, किसी भी काम के कारण से अगर हरिहर काका को जाना पड़ता तो वहाँ भी उनके जो रिश्तेदार, जो पहलवान आए हुए थे वो साथ चलते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते रहते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। यानी कि वहाँ भी ठाकुरबाड़ी पर भी एक तरह से जो डाकू टाइप जो लोग थे उन्होंने उन पे कब्जा कर लिया था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गाँव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बट गया था। यानी कि शुरुआत से ही 2 वर्गों में बटा हुआ था गाँव। एक पक्ष आता था कि जमीन है हरिहर काका की, वो ठाकुरबाड़ी को मिल जानी चाहिए, और दूसरा पक्ष आता था हरिहर काका की जमीन उनको भाइयों को मिलनी चाहिए। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं रिएक्शंस व्यक्त किए जाने लगी थी। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले। देखिए, अब जो हरिहर काका है उनको अनुभव हो गया कि जो लोग हैं, चाहे वो महंत है, चाहे वो उनके भाई हैं, सबको उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनके
प्रॉपर्टी, उनके पैसे से उनको मतलब है। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? हरिहर काका का अब सब नजर आने लगा था। हरिहर काका को क्या होने लगा? अब सब साफ साफ नजर आने लगा था। मेहनत की चिकनी चुपड़ी बातें जो अच्छी अच्छी छल कपट भरी जो बातें थी, बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है, उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। ये कौन सोच रहे हैं? हरिहर काका। किसके बारे में? मेहनत के बारे में। परमार्थ यानी दूसरों का भला करने से उनको कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। यहाँ पर साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी क्या है भाई? लोभी, लालची, कुकर्मी, जो बुरे कर्म करने वाला है। छल, बल, कल, किसी बल, यहाँ पर छल यानी कि छल कपट से, बल ताकत से, और कल यानी आइडिया, कोई युक्ति, जो बुद्धि, किसी भी तरह से धन अर्जित कर। कौन? महंत जी। ये कौन सोच रहे हैं? हरिहर काका कि वो तो किसी भी तरह से धन अर्जित करना, इकट्ठा कर, बिना परिश्रम, बिना कोई मेहनत किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है। घृणित जो नफरत के योग्य हैं, ऐसे इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को क्या बना लिया? माध्यम। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। दूध की मक्खी मुहावरा है, अंडरलाइन कर लीजिए, अनावश्यक वस्तु। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछे तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। यानी कि अब हरिहर काका को साफ साफ उनका, पहले वो असमंजस में थे, लेकिन अब असमंजस खत्म हो गया है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत, यानी कि जैसा सदियों से होता आया है, विधि के अनुसार अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। यानी अपने हंसी खुशी अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दे। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि पैनी नजर उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए, यानी जो खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है, उससे अगर मुक्ति पानी है तो उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। समक्ष मतलब सामने। किसके सामने? हरिहर काका के सामने, कि वो अपनी जमीन भाइयों के नाम कर दे। लेकिन ये उन्हें समझा कौन रहा है? हरिहर काका के भाई। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए तक यही चर्चा। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते हैं। कहते, मेरे बाद मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः यानी अपने आप ही मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि महंत ने जबरन जो अंगूठे के निशान लिए है वो ज़मीन उनको मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो जो हरिहर काका उन्होंने अपने बयान दे दिए थे पुलिस में। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, यानी कि हरिहर काका पर वो प्रेशर बनाने लगे। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। यानी कि जैसे महंत और उनके सहयोगियों ने मारपीट कर हरिहर काका से जबरन उनकी जमीन छीननी चाहिए थी, ठीक उसी तरह से उनके जो भाई हैं उन्होंने भी वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए, हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
यानी कि उन्हें ये जो सब हुआ वो सच नहीं लग रहा था। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न अंग समझते थे, कभी न अलग होने वाला, अभिन्न न अलग न होने वाला समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे। यानी उनके साथ ही हंसते खेलते रोते, उनके साथ ही जब उनको नींद आती तभी सोते और तभी जागते। हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। ये धमकी कौन दे रही है? हरिहर काका के भाई। किसको? हरिहर काका को। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। इतनी अच्छी बात कही है कि जब मनुष्य को सच्चाई अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होता तभी तक उसको मृत्यु का डर लगता है। जिस दिन उसको अपनी ताकत का पता लग जाता है तब वो मृत्यु से उसका भय खत्म हो जाता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है, यानी मृत्यु को अपने आप भी अपना लेता है अगर हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अपनी ताकत का। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिख कर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर सम्मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून दो समय खाना देते उन्हें अखरने लगा, बुरा लगने लगा, करना बुरा लगना। अंत में तो उसकी वह दुर्गति यानी कि बुरी गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते थे। सिहर जाना, डर जाना, कांप जाना। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते, यानी उसका सम्मान करते, उसका आदर करते, उसकी इज्जत करते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धुर जमीन यानी कि जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। यानी कि अब हरिहर काका कहते हैं कि जैसे महंत और पुजारी थे ठाकुरबाड़ी के, लालची लोभी, और अपने भाइयों को कहते कि तुम भी वैसे ही हो, तनिक होता थोड़ा सा भी, उनसे थोड़ा सा भी कम नहीं हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। अब ये जो उनके भाई हैं उनको धमकी दे रहे हैं। ये देखिए पिक्चर के माध्यम से भी इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हरिहर काका को उन्होंने मिलकर पकड़ लिया और अपने नाम जमीन करवा रहे हैं। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस गांव घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार होता है विरोध करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे। प्रहार यानी चोट। अब जो हरिहर काका थे वो उनसे छुड़वा कर गांव की तरफ भाग कर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन उसके कारण उनके भाइयों ने उन पे मतलब मार पिटाई शुरू कर दी। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। बूढ़ा था, कमजोर था, इसलिए वो कई लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता था। जूझ सकने में, जूझना होता है संघर्ष करना। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया, चेत यानी कि ध्यान, चेतना आई, उनको ध्यान आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तक्षण मतलब उसी पल उन्हें पटक उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे। आसपास के जो लोग थे वो एक टोली बनाकर जो दालान थी उनकी वहां पर इकट्ठे होने लगे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है। यानी कि अगर गांव के लोग आते हैं तो जो भाई हैं उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि उनको तो समझा देते क्योंकि उनके परिवार का मामला है, तुम इसमें क्या हिस्सा लेने आए हो। लेकिन इससे दूसरों को क्या मतलब, ये तो इनसे तुम्हें क्या मतलब है। लेकिन महंत जी ने यह तत्परता यानी कि
जल्दबाजी उसी फुर्ती दिखाई तो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। यानी कि जितनी जल्दी पुलिस महंत जी बुला के लाई, इतनी जल्दी तो जो काका के भाई थे वो भी महंत जी के समय जब वो उठाकर लेकर गए थे, पुलिस नहीं बुला पाए थे। लेकिन महंत जी ने यह तत्परता फुर्ती दिखाई तो काका के भाइयों ने भी। वह पुलिस की जीप के साथ आधम के। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। यानी कि अब वो निजी उनका घर का मामला नहीं रहा था। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हाल में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। देखिए, जबरन किसने उठाया? वो महंत ने उठाया था। अपहरण किसने किया था? महंत ने किया था। लेकिन बुरा हाल भी किसने किया था? जो उनके भाई हैं उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की थी। बंधन मुक्त होने और बंधन मुक्त यानी जो हाथ पांव बांध रखे थे उसको छोड़ दिया उन्होंने, जो जकड़ रखा था हरिहर काका को। और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत बहुत अत्याचार, बुरा व्यवहार किया, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा, कि उनकी कोई दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। दुर्गति बुरी गति, कि अगर थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। ये सब बातें किसने कही? हरिहर काका ने कही। किससे कही? पुलिस से कही। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव के नीचे कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींट कर यानी पानी के छींटे देकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। जो रिश्तेदार आए थे वो तो गायब हो गए। चंपत हो जाना, गायब हो जाना। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना थी, यानी कि आखिरी, क्योंकि अब तो उनका विश्वास सभी से उठ चुका था। और जिस हालत में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, उस समय लेखक जिस हालत में हरिहर काका से मिलते हैं, इसी के बाद हरिहर काका की हालत ऐसी होती है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले थे, यानी कि 4 जवान उनकी सुरक्षा के लिए रखे गए थे। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में यानी कि ये जो पुलिस सुरक्षाकर्मी रखे गए वो सिर्फ हरिहर काका नहीं चाहते थे कि उनकी सुरक्षा की जाए, बल्कि उनके भाई और महंत भी चाहते थे, क्योंकि उनको तब भी खतरा था। महंत को ये खतरा था कि दोबारा से अकेला पाकर उसके भाई हैं वो ज़मीन अपने नाम ना करवा ले, और हरिहर काका के भाइयों को ये खतरा था कि कहीं महंत हरिहर काका की ज़मीन अपने नाम ना करवा ले उन्हें अकेला पाकर। इसलिए दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि वो अकेले ना रहें। असल में भाइयों की चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें घर धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, किसकी मांग की? पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाई और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। नेपथ्य होता है पीछे रहकर, यानी सामने से हरिहर काका को नहीं दिखाया कि वो खुद हरिहर काका की सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन दोनों ने, महंत और जो हरिहर काका हैं, उन्होंने पीछे रहकर, पर्दे के पीछे, नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे रहकर उनकी पैरवी लगाई। यानी कि उनके लिए कागज़ वगैरह जो प्रोटेक्शन के लिए जो पेपर वगैरह होते हैं वो तैयार किए, पैसे खर्च किए और उनकी सहायता की। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। यहाँ पर लेखक है वो व्यंग्य करते हैं कि उनके भाई और महंत ने इतनी सहायता की, ये उन्हीं का रिजल्ट था, एक परिणाम था कि एक व्यक्ति को सुरक्षा के लिए गाँव में पुलिस के 4 जवान तैनात करने पड़े। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हरिहर काका के लिए पुलिस की ज़रूरत क्यों पड़ती? जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में ज़रूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। यानी कि अभी भी पुलिस के जवान ज़रूर खड़े हैं, लेकिन ध्यान कौन रख रहा है उनका? दोनों उनके भाई तीनों और जो ठाकुरबाड़ी के महंत है वही।
ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है कि उसमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। यानी कि अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो शायद हरिहर काका फिर से बातों में आ जाए। गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते हैं। यानी यहाँ पर जो लेखक है वो किसी नेता पर व्यंग करते हैं कि ना तो वो कोई नौकरी करते हैं, ना ही उनके घर में कोई काम है, ना ही खेती बाड़ी करते हैं, फिर भी उनके पास इतना पैसा है या इतने संसाधन है कि वो 12 महीने यानी कि 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। कैसे उड़ाते हैं वो लेखक बता रहे हैं, ये व्यंग क्यों कर रहे हैं लेखक। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल यानी उसी समय गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ, विशिष्ट होते जो बड़े सरपंच वगैरह जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। यहाँ पर यह दिखाया गया कि हरिहर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, बल्कि जो नेता है ना वो दिखा तो ये रहे हैं कि हम स्कूल खोलेंगे और जो स्कूल है वो गांव के बच्चों के काम आएगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि वो भी उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। आंगन, खेत खलियान, अलाव होते हैं जो जैसे आग जला कर लोग बैठते हैं, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। विचारणीय जिस पे विचार किया जा सके, चर्चनीय जिस पे चर्चा की जा सके। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग यानी काका के टॉपिक के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं, यानी उनका कोई महत्व, दूसरी घटनाओं का कोई भी वजूद नहीं है। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन बनेगा। यानी कि गांव के लोगों को भी यही टेंशन है कि उनकी जो जायदाद है उनका मालिक बनेगा कौन, क्योंकि अपने भाइयों को भी नहीं देना चाहते, महंत को भी नहीं देना चाहते। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। यानी कि उत्तराधिकारी जो आने वाला जिसके नाम संपत्ति की जाती है उसके उस कानून के बारे में जिसको जितना पता होता है ना वो उससे ज़्यादा ही बता देता है, जिसको कहते हैं ना नमक मिर्च लगाकर। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती हैं। यानी रहस्य किस चीज़ का, कि जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम की जाएगी। आशंकाएं जो शंकाएं हैं वो बनी रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। यानी कि अभी भी वही दो वर्ग के लोग आपस में अपने अपने पक्ष को ही मजबूत ठहराते हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती, समूचे पूरे गांव में। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद भी उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। यानी कि ये जो बातें हैं ये गांव के लोग बना रहे हैं।
एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी, यानी उत्तराधिकारी वही होगा जो अग्नि देगा। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत यानी किसके हाथ में सौंपी जाएगी करने के लिए खून की नदी बहेंगी। खून की नदियां बहाना, मारकाट होना। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुट्टन लेगा और दखल करा देगा। दखल यानी कि जो जमीन है उस पर कब्जा कर लेगा और 5 बीघे खुद रख लेगा, 10 बीघे उनके भाइयों को दे देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। नाम की तूती बोलना, प्रसिद्ध होना। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। ये सारी बातें गांव के जो लोग हैं वही कर रहे हैं। कहाँ से खबर आती है किसी को नहीं पता। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित है। आच्छादित होता है ढका हुआ होना, यानी कि रहस्यात्मक जो रहस्य से भरी हुई हैं, भयावनी डरावनी खबरों से जो आकाश है वो ढका हुआ है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता, आतंक होता है डर, डर का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, यानी कि अमर तो होने वाले हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आएगा, यानी एक बार फिर से उनकी जमीन के पीछे झगड़ा होगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, यानी डर तो है लेकिन उनको इंतजार भी है कि ऐसा कब होगा। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे जुटला कर भी उनके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। क्योंकि हरिहर काका को दुख हो गया कि जिन लोगों पे उन्होंने विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। इसलिए वो किसी से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारना होता, देखना, निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उसके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्च पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं, यानी जो जवान, जो कांस्टेबल उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए थे, वो भी उन्हीं की जमीन, उन्हीं के पैसे पर मौज मस्ती कर रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास, यानी कि जिसकी संपत्ति है वह तो अनमोल हुए हैं, जिनके अंदर कोई खुशी नहीं है, और जो दूसरे लोग हैं जो वहाँ पर उनकी संपत्ति पर मज़े कर रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। यानी कि जो कांस्टेबल है उन्होंने आज तक जो नहीं खाया था, अब वो दोनों जून, दोनों टाइम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। किसके पैसों से? हरिहर काका के पैसों से। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आगे हैं जो अभ्यास के प्रश्न हैं, वो आप अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेते हैं, सुनना ही नहीं बल्कि उसको पढ़ना है साथ में, बुक लेकर अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये अभ्यास के प्रश्न आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि इसके किस प्रश्न का क्या उत्तर बनता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।